वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेसन्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला जो लेसन था कवकों पर ही आधारित था। उसमें हमने कवकों के वास स्थान के बारे में देखा कि किस तरह के वास स्थान में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, और यह हवा, नम मिट्टी, पानी, वायु हर जगह मिल सकते हैं, या किसी दूसरे जंतु या पादप के शरीर के ऊपर या भीतर भी मिल सकते हैं। तो इनका बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, वासस्थान कई जगह होता है। और इनकी जो संरचना होती है वह संरचना उसमें हम देख सकते हैं कि पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कवक तंतु के नाम से जानते हैं। और यह तंतु भीतर से खोखले होते हैं, जिनमें कई केंद्र घूमते रहते हैं और उसमें कोशिका द्रव्य भी भरा रहता है। इस तरह की संरचना को हम संकोचीय संरचना या सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर मानते हैं। और यह जो तंतु हैं, कवक तंतु, आपस में मिलकर के एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कवक जाल या माइसीडियम के नाम से जानते हैं। तो कवक का जो शरीर है वह इन्हीं तंतुओं से मिलकर जाल बनाकर जो है वह बनता है। तो कवक जाल इनकी पूरी बॉडी होती है। उसके बाद पोषण में हमने देखा कि पोषण किस तरह करते हैं। मृतजीवी पोषण कर सकते हैं, परजीवी पोषण कर सकते हैं, सहजीवी लाइकेन के रूप में पोषण कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पोषण इनमें हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद इनके जनन के बारे में पढ़ा गया कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। और अलैंगिक जनन जो है वह ऊईस्पोर, चल बीजाणुधानी, अचल बीजाणुधानी किसी भी तरीके से हो सकता है इनमें अलैंगिक जनन। उसके बाद लैंगिक जनन में हमने पढ़ा कि या ऊईस्पोर या एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, किसी भी तरह के बीजाणु से लैंगिक जनन की क्रिया भी हो सकती है। लैंगिक जनन की क्रिया 3 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले तो जो युग्मक बने होते हैं उनमें प्लाज्मोगामी की क्रिया होती है, जिसके तहत इनके दोनों युग्मकों के प्लाज्मा आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोगामी कहते हैं। उसके बाद दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे कैरियोगामी कहा जाता है। और कैरियोगामी के बाद फिर इनमें जो युग्मक बने होते हैं उनमें मियोसिस की क्रिया होती है। कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जिनमें कैरियोगामी के तुरंत बाद जो है वह दोनों केंद्रक नहीं बनते हैं, बल्कि वैसे पड़े रहते हैं, तो उसे द्विकेंद्र की अवस्था कहा जाता है। या खासकर एस्कोमाइसीट्स वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें हमें दिखाई देता है। और बाद में वही दोनों केंद्रक मिलकर के नए कवक में एक द्विगुणित फलानकाय या फ्रूटिंग बॉडीज़ का निर्माण करते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडीज़ से फिर मियोसिस होता है और एक गुणित बीजाणु का निर्माण होता है। यह सब हम कवकों के पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। आज उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं आपका बायो टीचर शंभुनाथ, और अपनी सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से आपको जो है बायोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, कवकों का वर्गीकरण। कवक जो हैं, जो कवक जाल की संरचना होती है और उनका जो बीजाणु बनाने की विधि होती है, दो बातें, एक कवक जाल की संरचना और दूसरा बीजाणु निर्माण की जो विधि होती है, और तथा फ्रूटिंग बॉडीज़ या फलनकाय बनाने की जो विधि होती है, उसको देखते हुए इन्हें हम इस आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं कि यह किस तरह के कवक में कैसा बनता है, किस तरह का बीजाणु बनता है, किस तरह का इनका जो कवक जाल है वह बना हुआ है। तो कवक जाल के स्ट्रक्चर और बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर हम कवकों का वर्गीकरण करते हैं। इस वर्गीकरण में जो पहला समूह है वह है फाइकोमाइसिटीज, एक समूह होता है। दूसरा एस्कोमाइसिटीज होता है, और इसके बाद फिर आपका बेसिडियोमाइसिटीज होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के बाद आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। तो यह 4 समूह होते हैं कवकों के। अब एक एक समूह के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के समूह में किस तरह का कवक जाल पाया जाता है और किस तरह बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसका सामान्य उदाहरण क्या है। तो पहला शुरू करते हैं, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज इस वर्ग के जो कवक होते हैं वह जलीय आवासों पर पाए जा सकते हैं, सड़ी गली लकड़ियों पर पाए जा सकते हैं, नम स्थानों पर पाए जा सकते हैं, सीलन भरे स्थानों पर पाए जा सकते हैं, कहीं पर भी
या दूसरे पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं कि उनको कुछ भोजन करने को नहीं मिला तो वो परजीवी के रूप में ही जीवन यापन करने लगते हैं। तो फाइकोमाइसीटीज के सदस्य इस तरह के आवासों में पाए जाते हैं और इनके जो कवक जाल की संरचना है वह बहुकेंद्रकीय तथा सिनोसाइटिक होती है। जैसा कि सामान्य संरचना में हमने पढ़ा था कि एक संकोच की संरचना होती है इनके कवक जाल की। और जो अलैंगिक जनन की विधि है वह बीजाणुओं द्वारा होती है। वह बीजाणु चल हो सकते हैं या अचल हो सकते हैं, किसी भी तरह के बीजाणु द्वारा, मोटाइल नॉन मोटाइल बीजाणु द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है, जो कि बीजाणुधानी में इंडोजिनसली अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। चल बीजाणु को जूस्पोर तथा अचल बीजाणु को एप्लानोस्पोर कहते हैं। दोनों तरह के बीजाणुओं से अलैंगिक जनन होता है। तो जो चलने वाले बीजाणु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनमें फ्लैजला वो कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके सहायता से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर लेते हैं। तो इस तरह के बीजाणुओं को जो है जूस्पोर कहा जाता है। उनमें कसाफ पाए जाते हैं, फ्लैजला पाए जाते हैं। और दूसरे तरह के बीजाणु जो एक जगह स्थिर रहते हैं उन्हें हम अचल या एप्लानोस्पोर के नाम से जानते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनता है या जाइगोस्पोर बनता है। और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ फाइकोमाइसीटीज में जो युग्माणु बनता है उसे जाइगोस्पोर्स के भी कहा जाता है। और युग्मकों की जो आकार की होती है वह आइसोगैमस हो सकती है, मतलब समान तरह के युग्मक मिल करके युग्माणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम आइसोगैमिक या समयुग्मकी कहते हैं। अगर अलग अलग तरह के बीजाणु युग्माणु मिलकर के युग्मक का निर्माण करते हैं, गैमीट डिफरेंट साइज के मिलकर के आपस में युग्माणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। मतलब आकार के आधार पर हम उसे समयुग्मकी या विषम युग्मकी कह सकते हैं। एक ही आकार के दो गैमीट युग्मक मिलकर के अगर युग्माणु बनाते हैं तो उसे समयुग्मकी कहा जाता है। अलग अलग आकार के गैमीट मिलकर के जो है वह जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं तो उसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। विषम युग्मकी या एनाइसोगैमस या उगैमस हो सकता है। फाइकोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों का जो सामान्य एग्जाम्पल है वह यह है कि म्यूकर जो है वह फाइकोमाइसीटीज का सदस्य है। राइजोपस इसका सदस्य है, जो रोटी के ऊपर पाया जाने वाला कवक है। सामान्य रूप से हम देखते हैं इससे लगभग हमारा सामना होता है। तथा एल्ब्यूगो सरसों के ऊपर जो वह सफ़ेद धब्बे के रूप में जो पाए जाते हैं वह भी फाइकोमाइसीटीज वर्ग के ही कवक होते हैं। दूसरा जो समूह होता है वह होता है एस्कोमाइसीटीज का। एस्कोमाइसीटीज इन्हें सामान्य रूप से एस्कस फंजाई के नाम से जाना जाता है। एस्कस संरचना होती है कप के आकार की, जिसमें यह इनकी मुख्य पहचान है, कप के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे एस्कस कहा जाता है। तो इसलिए इन्हें एस्कस फंजाई कहा जाता है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं मेनली वह एस्कस की तरह संरचना होती है, उसकी कप की तरह संरचना होती है। इसलिए इस वर्ग के जो कवक हैं उन्हें हम एस्कस फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट जो है वह भी इसी समूह का सदस्य है एस्कोमाइसीटीज का, तथा जो मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम होता है वह भी एस्कोमाइसीटीज का ही सदस्य है। तो काफ़ी विस्तृत समूह होता है एस्कोमाइसीटीज का और काफ़ी यूजफुल भी होता है। इसके बाद एस्कोमाइसीटीज में जो सदस्य हैं उनका जो गुण है पोषण का, वह मृतजीवी होते हैं और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, मतलब अपघटक के रूप में सड़ती गलती चीज़ों को के ऊपर उगते हैं या विघटन करने वाले होते हैं। परजीवी के रूप में हो सकते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर या भीतर भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस पोषण भी हमें देखने को मिलता है। जो गोबर पर उगने वाले कवक हैं उन्हें हम कोप्रोफिलस पोषण करने वाले कवक कहते हैं। मतलब गोबर पर, जहाँ भी किसी भी जीव के गोबर पर जो कवक उगते हैं उन्हें हम कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस फंजाई कहा जाता है। तो किसी भी तरह का पोषण सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासाइट या कोप्रोफिलस हो सकता है। कवक जाल की अगर संरचना की बात करें हम, तो जो कवक जाल की संरचना होती है वह शाखाओं में बटी हुई होती है। इनके जो तंतु होते हैं वह शाखाओं में बटे हुए होते हैं और उनमें बीच बीच में सेप्टा पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं, दीवार पाई जाती है, जिससे उनमें सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। एक एक बीच बीच में वहाँ पे
पट हमें दिखाई देते हैं, सेप्टा दिखाई देते हैं, जो कि उस सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर को बनने से रोकते हैं। तो कवक जाल शाखित होता है और सेप्टेट होता है। इनमें जो अलैंगिक बीजाणु बनते हैं वह कौन कौन से होते हैं? कोनिडिया होते हैं, जो कि कोनिडियोफोर पर एक्सोजिनसली या बहिर्जात रूप से उगते हैं। कोनिडिया जब अंकुरित होता है तो नए कवक जाल का निर्माण करता है। तो अलैंगिक बीजाणु जो है वह कोनिडिया होते हैं, जो कि कोनिडियोफोर पर बनते हैं। लैंगिक बीजाणुओं को एस्कस बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो वर्ग का नाम है इसी आधार पर इनके लैंगिक जनन के आधार पर ही रखा गया है। तो एस्कस बीजाणु बनते हैं लैंगिक बीजाणु के रूप में, और जो कि एक थैलीनुमा एसाई में इंडोजिनसली रूप से उत्पन्न होते हैं। यह बीजाणु एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके भीतर आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनमें जो एसाई होते हैं वह उसका जो एसाई जो एक प्लूरल फार्म है, जिसका सिंगुलर फार्म जो है वो एस्कस होता है। अगर सिंगुलर एक एस्कस है, इसको बीजाणु है, तो वह सिंगुलर होता है। और अगर कई समूह की बात करें तो वह एसाई कहलाता है। तो एसाई जो हैं वह फलनकाय पर लगे हुए होते हैं, और जिन फलनकाय पर लगे हुए होते हैं उन्हें हम एस्कोकार्प कहते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि यह एक कप जैसी संरचना हो गई। इस पे एसाई लगे हुए होते हैं छोटे छोटे ऐसे, और इसके भीतर जो है वह एस्कस बीजाणु उत्पन्न होते हैं एंडोजिनसली। तो इस तरह की संरचना हमें इनमें के बीजाणुओं में बनने में दिखती है। सामान्य उदाहरण अगर हम इसके देखने चाहें तो सामान्य उदाहरण के रूप में एस्परजिलस, क्लाइबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा, यह काफ़ी उपयोगी जो है कवक होते हैं, और इनमें इनका काफ़ी औद्योगिक रूप से आनुवांशिक रूप से उपयोग भी किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जो है वह बायोकेमिकल तथा आनुवांशिक कार्यों में होता है। न्यूरोस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉरल तथा ट्रफल जो है वो खाने के योग्य कवक होते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। अगला जो वर्ग है वो बैसिडियोमाइसिटीज़ का है। बैसिडियोमाइसिटीज़ कवक, बैसिडियोमाइसिटीज़ जो कवक होते हैं उनकी जो मुख्य संरचना है वह होता है कि बैसिडियम जैसा उनका जो लैंगिक जनन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बैसिडियम होता है, जो कि बैसिडियोकार्प के भीतर बनता है। और उस बैसिडियम के भीतर जो है वह बैसिडियम बीजाणु बनते हैं। तो मशरूम सामान्य रूप से आप जो यूज करते हैं भोजन के रूप में, मशरूम वह बैसिडियोमाइसिटीज़ का ही सदस्य है। ब्रेक्ट फंजाई वह भी बैसिडियोमाइसिटीज़ का सदस्य है। पफवाल यह भी बैसिडियोमाइसिटीज़ का ही सदस्य है। इस समूह के जो भी सदस्य हैं वह मिट्टी में उग सकते हैं, लकड़ियों पर उगते हैं तथा वृक्षों के ठूंठों पर भी उगते हैं, तो कहीं भी उग सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कीट तथा स्मट, अस्टिलेगोस्टमट, और यह रोग उत्पन्न करते हैं। तो बाहर किसी भी मिट्टी, लकड़ी या वृक्ष की ठूंठ पर या किसी भी दूसरे जीव के पादप के शरीर के भीतर भी यह उग सकते हैं, तो कहीं भी इनमें इनका वासस्थान हो सकता है। कवक जाल इनका वह भी शाखित होता है तथा सेप्टेट होता है, ठीक एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्यों की तरह। और इनमें प्रायः अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं, और लेकिन विखंडन विधि द्वारा कायिक जनन होता है। तो अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं लेकिन कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगामी जब होती है तो विभिन्न स्ट्रेनों वाली कोशिकाओं में जो जीन होता है वह आपस में जुड़ जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन विभिन्न स्ट्रेनों वाली, एक मादा स्ट्रेन की का तंतु होगा, दूसरा नर स्ट्रेन का तंतु होगा, जो उसके दोनों की कोशिकाएं आपस में मिल करके आपस में जो उनके जीन होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनका संलयन हो जाता है। तो यह बैसिडियोमाइसिटीज़ का जो है वह लैंगिक जनन होता है। लैंगिक संलयन की क्रिया में बैसिडियम बनते हैं जब लैंगिक संलयन होता है,
और यह बेसिडियम जो है वो उसमें बाद में कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी के बाद मियोसिस की क्रिया होती है। मियोसिस के उपरांत जो है 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। मियोसिस होती है, 4 हैप्लॉइड एक गुणित बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, जो कि एक्सोजिनसली उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम जो फलनकाय होते हैं, बेसिडियम की जो फ्रूटी बॉडीज़ होती है उसके भीतर या बेसिडियम लगे हुए होते हैं फलनकाय, और यह बेसिडियो कार्प कहलाता है जिसके भीतर यह फ्लोटिंग बॉडीज़ लगी हुई होती हैं। सामान्य उदाहरण देखना चाहें इसका तो वह एग्रीकस होता है, जो मशरूम सामान्य रूप से जो यूज किया जाता है। अस्टिलेगो कंड या पक्सिनिया किट का फंगस, यह इसके सामान्य उदाहरण हैं बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के। लेकिन जो सेप्टा होता है वह ठीक एस्कोमाइसिटीज की तरह होता है, कवक जाल जो होता है वह एस्कोमाइसिटीज की तरह होता है कि शाखित और सेप्टेट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य जो हैं यह एक महत्वपूर्ण वर्ग नहीं है, या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। इस वर्ग की संरचना और लक्षण के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इस वर्ग में जैसे हमने देखा कि अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, वैसे ही इनमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और अलैंगिक जनन करने वाले कवकों को ही ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाता है। उनकी जब लैंगिक स्थिति ज्ञात हो जाए, कोई ऐसा कवक है जिसके अलैंगिक जनन के आधार पर हम उसको पहचान ले रहे हैं, और जब उसकी लैंगिक अवस्था भी ज्ञात हो जाती है तो उसको हम उस वर्ग में रख दिए जाते हैं जिस वर्ग के कवकों के साथ उसके लक्षण मिलते जुलते होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिनमें अलैंगिक जनन होता है, सिर्फ अलैंगिक जनन ही रिपोर्ट कर रहा है, अलैंगिक जनन ही अभी तक खोजा गया है, उन्हें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही रखते हैं, और जब लैंगिक जनन खोज लिया जाता है तो उसे फिर उस उचित वर्ग में रख दिया जाता है, और इसलिए इन्हें हम अपूर्ण फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वह एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लैंगिक प्रवस्था ज्ञात नहीं है इसलिए उन्हें हम किसी वर्ग में न रख करके ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। बाद में लैंगिक स्थिति जो जनन है उसके बारे में पता चलने पर उन्हें हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं, जिस समूह से उनके लक्षण मिलते जुलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिसे कोनिडिया कहते हैं, उसी से इनमें जनन क्रिया होती है, और इनमें जो कवक जाल होता है वह भी सेप्टेट होता है और शाखी होता है। कहने का मतलब कि 3 समूह जो हैं, 3 वर्ग, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीनों वर्ग के जो समूहों के जो कवक हैं उनका जो कवक जाल होता है वह शाखीय होता है और सेप्टेट होता है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों का जो कवक जाल होता है वह सिनोसाइटिक होता है, बाकी सबका सेप्टेट होता है और शाखित होता है। लेकिन फाइकोमाइसिटीज प्रिमिटिव टाइप के कवक होते हैं, उनमें जो कवक जाल पाया जाता है वह शाखित नहीं होता है, और उसमें सेप्टा भी नहीं पाए जाते हैं कवक तंतुओं के भीतर। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो कि मृतजीवी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि परजीवी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सदस्य जो हैं वह अपघटक के रूप में होते हैं, डिकम्पोजर के रूप में होते हैं, दूसरे चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं, जिनके ऊपर उग जाते हैं वह उनको सड़ा देते हैं, और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके चक्रण में, उनके साइक्लिंग में सहायता करते हैं, यह ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो अपघटक सदस्य होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण के देखना चाहें तो अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा, जो कि त्वचा की बीमारी जो होती है ट्राइकोडर्मा, उससे रिलेटेड कवक है यह, तो यह इसके समूह के सामान्य सदस्य होते हैं। तो आज हमने देखा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, साथ में फाइकोमाइसिटीज, कवकों के यह 4 प्रमुख वर्ग होते हैं, और यह चारों वर्गों के जो सदस्य होते हैं उनमें से 3 में जो कवक जाल होता है वह सेप्टेट होता है, और उसमें शाखा भी दिखाई देती है, शाखित होते हैं और सेप्टेट होते हैं। लेकिन एक समूह जो कि फाइकोमाइसिटीज है
उसके सदस्य उनका जो कवक जाल होता है वह उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर होता है, संकोचकीय कवक तंतु पाया जाता है। तो यह था आज का लेसन। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो बेहिचक उसे आप हमसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। टाइमिंग वही सुबह की है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।